हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था मेमोरी अध्याय 6। अब पढ़ते हम अध्याय 7। अध्याय 7 में हम क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? ठीक है, संख्या पद्धति का पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। संख्या पद्धति का पहला पॉइंट है, किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक संख्या को संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले अंकों या अंकों के समूह से दर्शाया जाता है। संख्या पद्धति में अंकों या अंकों के समूह से दर्शाया जाता है और प्रत्येक संख्या पद्धति एक निश्चित आधार पर होती है। आधार होता है, एक निश्चित आधार होता है, तो जो उस संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले मूल अंक, इन्हें मूल अंकों की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? मूल अंकों के बराबर, मूल अंकों की संख्या के बराबर अंक होते हैं, संख्या के बराबर होता है। और किसी भी संख्या में अंकों की स्थिति दाई से बाई ओर गिनी जाती। क्या किया जाता है? दाई से बाई की ओर गिना जाता है। ठीक है, किसी संख्या में प्रत्येक अंक का मान उसके संख्यात्मक तथा स्थानीय मान पर निर्भर करता है। किसी संख्या में प्रत्येक अंक का मान किस पर निर्भर करता है? संख्यात्मक मान और स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू पर निर्भर करता है। और इसको क्या, किसी भी संख्या में अंकों की डिजिट वो किसके दाई से बाई की ओर गिनी जाती है। ठीक है, दाई से बाई की ओर गिनी जाती है। और इसी में किसी भी संख्या के प्रत्येक अंकों का मान किस पर निर्भर करता है? संख्यात्मक और स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू पर निर्भर करता है। किसी संख्या का कुल मान प्रत्येक अंकों के मान का योग होता है। किसी संख्या का जो कुल मान होता है वो प्रत्येक अंकों के मान का क्या, योगफल होता है। यानी सभी अंकों के जोड़ का, यानी योगफल का मान होता है किसी संख्या का कुल मान। ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति, जो दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, सर्वाधिक प्राचीन और सबसे प्रचलित संख्या पद्धति है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित, सबसे प्रचलित संख्या पद्धति कौन सी है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, दशमलव संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को किस ओर से, संख्या पद्धति को कैसे गिना जाता है, तो संख्या पद्धति को दाई से बाई की ओर गिना जाता है। और उसके अंकों, उस किसी संख्या में प्रत्येक अंक का मान, जो प्रत्येक अंक का मान किस पर निर्भर रहता है, तो उसमें संख्यात्मक मान और स्थानीय मान पर निर्भर करता है। अब पढ़ते हैं हम बेस। इसका बेस क्या है? ठीक है, संख्या पद्धति में बेस क्या है? किसी संख्या को निरूपित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मूल अंक है कि कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। उस संख्या पद्धति का आधार कहते हैं उसको। ठीक है, उसको किसी संख्या के निरूपित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मूल अंकों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? मूल अंकों की कुल संख्या जो रहती है उसको क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। उदाहरण के लिए दशमलव संख्या पद्धति में सभी संख्याओं को 10 मूल अंकों से निरूपित किया जाता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो 0 से 9 तक निरूपित किया जाता है, यानी कि अंक, कुल मूल अंक कितने हैं? 10। तो इसका आधार कितना होगा? 10। ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल संख्या नंबर सिस्टम में कितना, 10 मूल अंक होते हैं और 10 ही आधार होता है उसका। गिनने पर 10 पाए जाएंगे 0 से 9 तक। ठीक है, अब बाइनरी संख्या पद्धति, बाइनरी संख्या पद्धति में मूल अंक कितने होते हैं? 0। ये मूल अंक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसमें अंक कौन कौन से? 0 और 1। तो इसका आधार कितना होगा? 2। 0 और 1, 1, 2। ठीक है, ये आधार हो गया 2। इसी तरह ऑक्टल संख्या पद्धति यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में मूल अंक कितने होते हैं? 8। 0 से 7 तक होता है। तो इसका आधार कितना होगा? 8। ठीक है, 0 से 7 तक होता है। 0 को हम 1 मानेंगे तो 1 को 2, इस टाइप से गिनेंगे तो 0 से 7 पर कुल संख्या कितनी, कुल कितने अंक होंगे? 8। तो आधार क्या हो गया उसका? 8। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या है? 16 है ना, आधार 16 है। और क्योंकि इसमें सभी संख्याओं को 16 मूल अंक से दर्शाया जाता है। 0 से 9 तक, यानी ये 10, 0 से 9 तक ये 10 मूल अंक हो गए
उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ। इसमें एफ नहीं दर्शाया गया यहाँ पर। अगर हम इसको हेक्साडेसिमल को विवरण से जानेंगे तो उसमें एफ भी है, शामिल है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ यानी 6 ये हो गए, और 0 से 9 तक 10 ये। कुल मिला के कितना हेक्साडेसिमल में कुल अंक कितने 16 हो गए, और आधार भी उनका कितना हो गया 16। अब देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं कॉलम को, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या है, संख्या पद्धति में किसी संख्या के आधार को दर्शाने के लिए उसका आधार कुल आधार अंक संख्या के नीचे छोटे अक्षरों में सब स्क्रिप्ट यानी कोष्ठक में लिख दिया जाता है। जैसे कि जानने के लिए 589 यानी 579 कोष्ठक में 10, ठीक है, 279, इस टाइप से हम आधार को लिखते हैं सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू को हम जानते हैं। फेस वैल्यू वहाँ है जो देखो, किसी संख्या में किसी अंकों का संख्यात्मक मान उस संख्या की स्थिति पर निर्भर करता है, और संख्या में अंकों की स्थिति को दाईं से बाईं ओर गिना जाता है, और सबसे दाईं ओर इकाई अंक को हम 1 मानते हैं। इकाई अंक का संख्यात्मक मान क्या होता है, 0 होता है। इकाई अंक का संख्यात्मक मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दहाई अंक का संख्यात्मक मान क्या होता है, 1, और सैकड़े का संख्यात्मक मान 2, और हजार का 3। इस तरह से संख्यात्मक मान क्या है, उसकी पोजीशन लास्ट से, पोजीशन नहीं, फेस वैल्यू मतलब जो संख्या है उसी को गिनते हम 0 से। ठीक है, अब क्या है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान संख्या के आधार यानी बेस तथा उसके संख्यात्मक मान पर निर्भर करता है, और किसी संख्या का स्थानीय मान आधार पर संख्यात्मक मान के घात के बराबर होता है। स्थानीय मान जैसे कि स्थानीय मान बराबर बेस की घात संख्यात्मक मान। बेस की घात क्या आएगा, संख्यात्मक मान। ठीक है, अब इसमें हम इसको विस्तार से समझते हैं। किसी संख्या का मान प्रत्येक अंकों के संख्यात्मक मान तथा स्थानीय मान के गुणनफल का योग होता है। ठीक है, किसी संख्या का जो मान है वो क्या है, प्रत्येक अंकों के संख्यात्मक मान तथा स्थानीय मान का गुणनफल होता है। जैसे ये 4206, इसका दशमलव यानी आधार क्या है, 10। ठीक है, आधार 10 है डेसिमल नंबर सिस्टम के आधार पर। ठीक है, तो इसमें हम संख्या ले लिए 4206। चौथा अंक क्या है, 4 हजार का। तीसरा अंक 2। ठीक है, इसमें संख्यात्मक मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट होगी। 0 दहाई से गिनेंगे हम, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान हम किसके आधार पर, डेसिमल नंबर सिस्टम के आधार पर यानी दशमलव के आधार पर। तो यहाँ पर 10 की घात स्थानीय मान 10 है, आधार क्या है 10। आधार के अकॉर्डिंग अब स्थानीय मान संख्यात्मक मान क्या है, 3 है, तो 10 की घात 3। उसके बाद तीसरा अंक जो सैकड़े का अंक होता है, डेसिमल आ गया, आधार 10 आ गया। उसके जो स्थानीय मान है वो कितना है, संख्यात्मक मान कितना 2 है, तो ये 10 की घात 2, यहाँ पर 10। उसके बाद स्थानीय मान ये संख्यात्मक मान कितना 1, तो 10 की घात 1 और 10 स्थानीय मान। ठीक है, पोजीशन वैल्यू 10 है, और यहाँ पर इकाई अंक क्या है 0, तो 10 की घात 0। 10 की घात 0 मतलब 1। 10 की घात 0 या 2 की घात 0 या 8 की घात या 16 की घात 0 होने पर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वहां पर 1 माना जाएगा, इसके नंबर सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, कंप्यूटर में अब क्या होता है, कुल संख्या का कुल मान कितना हुआ, 4000। 4 इंटू 10 की घात 3 से 10 की घात 3 मतलब 10 मतलब कितना हुआ, 10 दाम 100 और 100 दाम 1000। उस हिसाब से 4000। इस टाइप से ये 10 इंटू 10 200, नहीं 10 इंटू 10 100, 100 प्लस 2
200। संख्यात्मक स्थानीय मान अंकों, अंक मतलब जो संख्या अंक दिया है उसका इंटू स्थानीय मान प्लस कर देंगे। उस तरह से हम पूरी संख्या का योगफल करके स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे, कुल मान ज्ञात कर लेंगे, कुल अंक। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति क्या है? मनुष्य गणना के लिए दशमलव आधारित संख्या पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 तक होता है। 0 से 9 तक डेसिमल संख्या होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम। और कुल अंक कितने होते हैं? आधार जो होता है वो 10 होता है। कुल अंक कितने? 10 होते हैं। अन्य सभी अंक इन्हीं अंकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में। और कंप्यूटर दशमलव आधारित नंबर सिस्टम का प्रयोग नहीं करता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति द्वि आधार यानी बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इसे याद रखिएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति कौन कौन सी होती है? बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है ना। डेसिमल, हेक्साडेसिमल को यूज करता है 2, 8 और 16 वाली प्रणाली को याद यूज करता है कि पद्धति को कंप्यूटर यूज करता है। तो देखो, द्वि आधारी यानी बाइनरी में बेस कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आधार जो है बाइनरी में 2 होता है और अंक कितने? 0 और 1। और हाइस्ट कौन सा है? 1 है ना। ऑक्टल में क्या होता है? 8 तक, 8 बेस होता है और जो हाइस्ट अंक होता है वो 7 होता है। ठीक है, अब दशमलव में क्या है? बेस कितना है? 10 है और जो हाइस्ट होता है वो 9 होता है। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में हाइस्ट जो बेस होता है वो 16 होता है और हाइस्ट क्या होता है? F15। ठीक है, F15। ओके, इस तरह से हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसके आधार पर इस चार्ट को आप रट लीजिएगा। इसमें हाइस्ट डिजिट क्या क्या है वो भी, और इसमें कौन कौन से अंक शामिल है वो भी, और कुल अंक कितने हैं। यानी कुल अंक तो आप इसका आधार के अकॉर्डिंग याद रख लोगे, तो आधार याद रखिएगा आप। द्वि आधारी में 2, ऑक्टल में 8 और डेसिमल यानी दशमलव में 10 और हेक्साडेसिमल में 16। इस तरह से याद रखिएगा इसे। अब द्वि आधारी नंबर सिस्टम क्या होता है? द्वि आधारी नंबर सिस्टम क्या होता है? द्वि आधारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत धारा पर कार्य करता है और विद्युत धारा की दो ही परिस्थितियों को जान सकता। पहला, जो धारा को प्रसारित हो रही, और दूसरा जो धारा प्रसारित नहीं हो रही। तो धारा प्रसारित हो रही मतलब ऑन का स्विच है, और ऑन का स्विच को कैसे संकेत करते हैं? एक से संकेत करते हैं। जबकि परिपथ पर धारा प्रसारित नहीं हो रही तो स्विच ऑफ है, मतलब 0 से संबोधित करते हैं। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर केवल द्वि आधारी नंबर सिस्टम की पहचान कर सकता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम में सभी संख्या 2 अंक यानी 0 और 1 का प्रयोग कर लिखी जाती है। इसी कारण कंप्यूटर को डाटा या निर्देश देने से पहले 0 या 1 में बदलना पड़ता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को जो भी डाटा और निर्देश देते हैं वो बाइनरी डिजिट में बदल कर उसे कंप्यूटर में इनपुट करना पड़ता है। ठीक है, द्वि आधारी नंबर सिस्टम के बल्ब के थ्रू समझते हैं। जैसे बल्ब ऑन है मतलब 1। ठीक है, बल्ब में जो बटन ऑन है, बटन में तार जुड़ा है मतलब ऑन है। बटन में धारा, जो धारा है, जो वायर में लाइट धारा बह रही है वो मतलब ऑन है। लाइट नहीं बह रही है मतलब ऑफ है। और बटन अगर बंद है तो वो क्या है? 0। इस तरह से 0 और 1 में बाइनरी डिजिट को डिस्क्रिप्ट बाइनरी डिजिट को शामिल किया है। बाइनरी डिजिट क्या है? बल्ब जैसे जलता है तो ऑन है मतलब 1 है, बुझा हुआ तो 0। ठीक है, बाइनरी डिजिट में प्रवाहित हो रहा, प्रह प्रह ये प्रवाहित हो रहा मतलब धारा चालू है मतलब 1, और अगर बंद है मतलब 0। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है? बाइनरी संख्या पद्धति में इन दोनों अंकों 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या संक्षेप में क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट को संक्षेप में क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। इसे याद रखिए। क्या? बाइनरी डिजिट को संक्षेप में क्या कहते हैं? बिट।
संख्या पद्धति में किसी भी संख्या का मान उसके स्थानीय मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके स्थानीय नाम पर, ये उसके स्थानीय मान पर निर्भर करता है। संख्या पद्धति में किसी भी संख्या का मान किस पर निर्भर करता है? स्थानीय मान पर। दशमलव संख्या पद्धति में आधार 10 होता है और इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है? 10 की घात 0 मतलब 1 होता है। इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। दहाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है? 10 की घात 1 मतलब 10 होता है और सैकड़ा का स्थानीय मान क्या होता है? 10 की घात 2 मतलब 100 होता है। इसी प्रकार से किसी अंक का कुल मान उस अंक का तथा उसके स्थानीय मान के गुणनफल के कारण होता है। तो इसी प्रकार द्वि आधारी नंबर सिस्टम में आधार 2 होता है, यानी इकाई अंक का स्थानीय मान 1 होता है, दहाई अंक का स्थानीय मान 2 की घात 1 मतलब 2 होता है और सैकड़ा का स्थानीय मान क्या होता है? 2 की घात 2 मतलब 4 होता है। इस तरह बाइनरी में होता है। इसे भी याद रखिएगा, बाइनरी और डेसिमल को। ठीक है। अब अगला क्या है, हम संख्याओं का स्थानीय मान के लिए चार्ट देख लेते हैं और चार्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें देखिए दशमलव, सबसे पहले दशमलव, इकाई का अंक अगर इकाई का अंक 10 की घात 0 है मतलब 1 है। इकाई की दहाई का अंक अगर, यानी दहाई का अंक मतलब 10 की घात अगर 1 है तो वहाँ क्या होगा? 10 होगा और 10 की घात 2 मतलब 100 होगा। ये दशमलव में। और द्वि आधारी में क्या होता है? 2 की घात 0 मतलब तो 1 होता है। ठीक है। ऑक्टल में भी क्या होता है? 8 की घात 0 मतलब 1 होता है और हेक्साडेसिमल में भी 16 की घात 0 मतलब 1 होता है। मतलब 16, 8 या 2 या 10 की घात 0 होने पर हमेशा 1 रहेगा। किंतु बाइनरी में क्या होता है? 2 की घात 1 मतलब 2, 8 की घात 1 ऑक्टल में मतलब 8 और हेक्साडेसिमल में 16 की घात 1 मतलब 16। इस तरह से स्थानीय मान ज्ञात होता है। और अगर जैसे कि माइनस में हो, क्या हो कि दशमलव के बाद की संख्या का स्थानीय मान हो, जैसे दशमलव के बाद के स्थानीय मान हो तो क्या होता है कि माइनस में हम करेंगे। जैसे कि दशमलव बिंदु में क्या होता है? 10 की घात -3 मतलब बराबर 1/1000। ठीक है। इसी तरह से बाइनरी में क्या होगा? 2 की घात -1 मतलब 1/2 मतलब आधा। ऑक्टल में क्या? ऑक्टल बिंदु में 8 की घात -1 मतलब 1/8 और हेक्साडेसिमल बिंदु मतलब 16 की घात -1 मतलब 1/16। ठीक है, 1/16। इसी स्थानीय मान के आधार पर एक संख्या पद्धति के अंकों का परिवर्तन दूसरी संख्या पद्धति में किया जाता है। ठीक है, इसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट और ऑक्टल डिजिट और हेक्साडेसिमल डिजिट। अब बाइनरी अंकगणित क्या होते हैं? बाइनरी अंकगणित यहाँ होती है कि जोड़ घटाव गुणा भाग आदि को संपादित की जाने वाली लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रखते हैं और इसे बाइनरी डिजिट अंकगणित कहा जाता है, अर्थमेटिक कुल मिलाकर। और बाइनरी अंकगणित का प्रयोग कंप्यूटर की गणना के लिए किया जाता है और इसका सर्किट तैयार करने तथा इसके सरलीकरण में भी किया जाता है उनके सरलीकरण में भी किया जाता है। और दशमलव का द्वि आधारी में परिवर्तन कैसे करते हैं उसको हम जानते हैं। दशमलव को द्वि आधारी में परिवर्तन कैसे करते हैं? दशमलव को द्वि आधारी में परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए दशमलव संख्या को 2 से भाग देते हैं। जो दशमलव संख्या होती है उसको क्या करते हैं? डेसिमल संख्या को 2 से भाग देते हैं और भागफल को नीचे लिखकर शेष को अलग लिखते हैं और द्विआधारी संख्या का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे दाया सबसे दाया मतलब सबसे शुरुआत में भागफल में 2 से भाग देने पर जो सबसे परिकेलित पूर्ण सबसे पहले आती है उस भागफल को का हम सबसे दाया लिखते हैं और सबसे अंतिम में जो शेष द्विआधारी का सबसे अंतिम में जो आता है NMSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, उसको हम इस शुरुआत में बाई ओर लिखते हैं। प्रत्येक स्थिति में लिखी गई शेष संख्या नीचे MSD से ऊपर LSD की ओर द्विआधारी संख्या को निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? MSD यानी नीचे से शुरुआत करते हैं और ऊपर की ओर लाते हैं। जिस तरह से हम में ये इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि
25 की घात 10 से द्विआधारी यानी बाइनरी में बदलना है। ये क्या है? ये वाला दशमलव में, डेसिमल में। तो 25 की घात 10 है, तो 25 को हम बाइनरी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2। बाइनरी का जो कोड है वो 2 है, आधार क्या है? 2 है। तो 2 से 2 का भाग 25 में देंगे तो 12 और 1 शेष बचेगा। ठीक है, 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार पूरी तरह भाग चले जाएगा, शेष कितना बचेगा? 0। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार चले जाएगा और शेष बचेगा 0। और 2 की घात 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 बचेगा शेष। 2 की घात 1 में देंगे, 1 में भाग देंगे तो 0 आएगा और 1। यहाँ पर इसको छोड़ दो। ठीक है, ये जो यहाँ से इतना है इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या है? एमएसडी से एलएसडी की ओर। तो ये जो 1 है, एक यहाँ 1, ये 0 0 0 1। ठीक है, 0 0 1 ये हो गया है बाइनरी में। बाइनरी बाइनरी में कन्वर्टेड हो गया, मतलब क्या है? 11 0 0 1 घात में 2। ये बेस हो गया 2। बाइनरी में बेस 2 है तो उसके आधार पर 11,001 लिखेंगे। और जब डेसिमल में तो 25 की सब स्क्रिप्ट क्या हो गया? 10, कोष्टक में 10। ठीक है, इस तरह से हम बाइनरी को, दशमलव को द्विआधारी में बदलेंगे। अब दशमलव अंकों के बाइनरी तुल्यांक क्या होते हैं? जैसे कि इसे भी आप याद रखिएगा, ये चार्ट इम्पोर्टेंट है। 0 मतलब 0, 1 मतलब 1, 2 मतलब 10 बाइनरी में, दशमलव में 2 मतलब बाइनरी में 10, दशमलव में 3 मतलब बाइनरी में 11, दशमलव में 4 मतलब बाइनरी में 100, दशमलव में 5 माइनस मतलब बाइनरी में 101, दशमलव में 6 मतलब 111। इस चार्ट को इस तरह से आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब दिए आधारी को दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं उसके बारे में जानते हैं। दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं? ठीक है, दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे? ये आधारी संख्या को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हम उसको स्थानीय मान से गुणा कर उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो क्या करते हैं? 10,101 है, कोष्ठक में 2 को हम दशमलव में बदले। तो दशमलव में बदलने के लिए संख्या तो हमारे पास 10,101 हो गया। अब स्थानीय मान क्या है हमारे पास? यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये संख्यात्मक मान हो गया हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। संख्यात्मक मान क्या है? 0 1 2 3 और 4। तो संख्यात्मक मान के हिसाब से हम स्थानीय मान क्या है? पोजीशन। पोजीशन के आधार पर हम ज्ञात करते हैं। जैसे 2 की घात 4, स्थानीय मान, संख्यात्मक मान क्या है हमारा? 4 है, और जो स्थानीय मान है वो 2 है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 की घात 4, 2 की घात 3, यहाँ पर 3 है, 2 की घात 2, 2 की घात 1 और 2 की घात 0, इस तरह से। अब इसमें सबका गुना करके हम जो संख्या है उसमें स्थानीय मान का गुना कर देंगे, जो संख्या है उसमें स्थानीय मान का गुना कर देंगे और प्लस कर देंगे। तो 1 इंटू 2 की घात 4, 1 इंटू 2 की घात 4, इस टाइप से आगे बढ़ते हुए ये पूरा हो गया। उसके बाद हम 1 इंटू 2 की घात 4 मतलब 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 1 गुणित 16। यहाँ पर 3 घात है मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 0 इंटू 8। यहाँ पर 2 घात है मतलब 2 दूनी 4, 1 इंटू 2 दूनी 4। ठीक है, 0 इंटू 2 एकम 2, 2 की घात 1 है मतलब 2 एकम 2। और 2 की घात 0 होने पर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला हमारा ये है, 2 की घात 0 होने पर हमेशा 1 होता है। अब इन्हें इन्हें हम जोड़ देंगे, इनका योग कर देंगे। योग क्या? सबसे पहले 16, 0 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1।
तो 16, 4, 20, 20 और 1, 21, 21 की घात 10। ये हो गया हमारा डेसिमल कन्वर्टेड। इसको अगर समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। इस बाइनरी को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलने की प्रक्रिया को फिर से देख लीजिएगा। ओके। अब दशमलव भिन्न का बाइनरी में परिवर्तन कैसे करते हैं? दशमलव भिन्न का बाइनरी में कैसे परिवर्तित करते हैं? दशमलव भिन्न का 2 से गुणा करते हैं और गुणनफल में पूर्ण संख्या को अलग लिखते हैं। जो बाइनरी भिन्न का अंक बाय एमएसडी होता है तो भिन्न को पुनः 2 से गुणा करते हैं और यहाँ तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि भिन्न शून्य ना हो जाए या बाइनरी भिन्न के आवश्यक अंक पूरे ना हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे 0.8125 दशमलव डेसिमल कोष्टक में 10 है, ठीक है। डेसिमल इसमें दशमलव भिन्न को क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा तब तक करते हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाए, तब तक गुणा करते हैं जब तक कि पूरा 1 ना आ जाए, पूरा अंक ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 8125 में 2 का गुणा करेंगे तो 1625 हो गया, तो इसमें 1, ठीक है। 1625 में जो एक पूर्ण संख्या निकला है उसे हम एमएसडी में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 625 में पुनः 2 का गुणा करेंगे तो 1250 आ गया। तो इसमें जो पूर्ण संख्या 1 है उसको हम एमएसडी में ले लेंगे, फिर 250 को हम अलग ले लेंगे, उसमें फिर 2 का गुणा करेंगे तो वहाँ 500 बन गया। उसमें 0 आया अगर पूर्ण अंक तो हम 0 को एमएसडी में ले लेंगे। उस तरह से फिर 500 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 500 से 2 से गुणा करने पर क्या है, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण संख्या 1 आ गया तो पूर्ण अंक को हम एलएसडी में ले लिया। इस प्रकार से हम एमएसडी से एलएसडी में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, 1101 यानी दशमलव में बाइनरी डिजिट 0.1101 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम दशमलव भिन्न को बाइनरी भिन्न में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर जो द्विआधारी में बदले थे उसमें क्या एलएसडी से शुरुआत होती है, यानी ऊपर से नीचे, यानी लिखते हैं तब हम क्या करते हैं एमएसडी से शुरुआत करके लिखते हैं। इसमें नीचे से ऊपर की ओर संख्या लिखते हैं, ठीक है। और एलएसडी में जो दशमलव वाले यानी 0.1 या 1.0 वाले में संख्या वाला दशमलव भिन्न रहती है, उसमें क्या करते हैं हम ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर डिजिट को लिखते हैं, यानी क्या करते हैं ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं हम नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। इस तरह से हम बाइनरी भिन्न और डेसिमल भिन्न को करते हैं, सोल्व करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, बाइनरी भिन्न का दशमलव भिन्न में परिवर्तन कैसे करना, ठीक है। बाइनरी भिन्न का दशमलव भिन्न बाइनरी भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम इसको 2 से गुणा करेंगे। जैसे कि 0.101 है, ठीक है। तो 0 इसमें अपूर्ण संख्या, 0 को छोड़ के जो दशमलव के बाद की संख्या है उसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो बाइनरी से दशमलव में बदलने के लिए। तो 1 इंटू 2-1, ठीक है। माइनस का लेंगे क्योंकि हम दशमलव के बाद वाली संख्या यानी एक से बाद वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, हम माइनस में लेंगे। और एक से बड़ी जैसे 2, 3 है उसके लिए हम प्लस का लेंगे। लेकिन जो एक से छोटी संख्या है यानी 0.900 इस टाइप से संख्या छोटी है, 0 से 1 से नीचे की संख्या को हम माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 इंटू 2-1, 0, सेकेंड क्या है 0 इंटू 2-2, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है 1, तो 1 इंटू, इस तरह से हम गुना करेंगे। इसको हम अच्छे से विस्तार से जानने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम शॉर्ट में निपटाएंगे। इसलिए आप इसको इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा अच्छे से हल कैसे किया है। इस टाइप से हम 0.5 प्लस
0 प्लस 0.125 को इसको हम जोड़ देंगे उस तरह से 625 सोल होगा। 625 और दशमलव कितना होगा, यहाँ पर दशमलव के लिए 10 है, तो इस पर इस तरह से हम 0.2625 डेसिमल आएगा। ठीक है, अब अगला क्या है हमारे पास, ऑक्टल। ऑक्टल हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का विकास बाइनरी अंकों का सरलतम कोडिंग करने तथा बड़ी संख्याओं में आसानी से लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑक्टल हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का विकास किसके, बाइनरी का अंकों का सरलतम कोडिंग करने और बड़ी संख्याओं में आसानी से लिखने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम ऑक्टल संख्या पद्धति देखेंगे। ऑक्टल संख्या पद्धति क्या होती है, ऑक्टल संख्या पद्धति हमारे पास 0 से 7 तक होती है। इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, ऑक्टल संख्या पद्धति में सभी संख्या इन्हीं 8 अंकों का प्रयोग कर लिखी जाती है। क्या कर लिखी जाती है, 8 प्रयोग अंकों का प्रयोग कर लिखी जाती है। और जिस प्रकार दशमलव संख्या पद्धति में 9 के बाद का अंक लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या 1 के दाईं ओर 0 लिखा जाता है, 1 के दाईं ओर 0 लिखा जाता है, उसी प्रकार ऑक्टल संख्या पद्धति में 7 के बाद अंकों का अंक लिखने के लिए सबसे छोटी अंक संख्या 1 के बाद 1 के दाईं ओर 0 लिखा जाता है। मतलब 7 के बाद डायरेक्ट 10 को लिखा जाता है, 1 के दाईं ओर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इस तरह ऑक्टल संख्या पद्धति में हम 10 का मूल्य दशमलव संख्या पद्धति में 8 के बराबर होता है। ऑक्टल में 8 का मूल्य किसके बराबर, दशमलव पद्धति में 10 के बराबर होता है। दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन, इसमें भाग शेष विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, भाग शेष विधि का प्रयोग किया जाता है। दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन के लिए भाग शेष विधि का किया जाता है। जिस तरह से ये उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, 828 में 10। ठीक है, ऑक्टल में इसको बदलने के लिए, ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऑक्टल का आधार जो है कितना है, 8, तो 8 से हम भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 8 या 24 यानी 0। 8 भाग नहीं जाने पर संख्या फिर से उतारेंगे और 8 या 24। उसके बाद हमारे पास हासिल कितने बचे, शेष कितने, 4 बचे। फिर 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी, इस तरह से हम इसको हम सोल्व करेंगे। फिर एलएसडी से शुरुआत, एमएसडी। इसमें हम क्या करेंगे, एलएसडी, एलएसडी क्या है, 1 4, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 7 4, 7 4। ऑक्टा में क्या है, 8। इस तरह से हम ऑक्टा में डिजिट को परिवर्तन कर लिखेंगे। दशमलव का हम ऑक्टल में 8 से परिवर्तित करेंगे, 8 से विभाजित करके हम एमएसडी से एलएसडी कन्वर्टेड करके इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन किस तरह करते हैं, ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन करने के लिए हम ऑक्टल की संख्या, ऑक्टल का जो बेस है वो 8 है, तो 8 से गुना करेंगे ऑक्टल की जो संख्या उसमें, तो 16 72 में दशमलव बदलने के लिए 1 इंटू 8 का घात 3। ठीक है, ऑक्टल यहाँ पर क्या है, 0 1 2 और 3, इसका संख्यात्मक मान कितना है, 3, यानी 1 है, 1 का संख्यात्मक मान 3 है, मतलब बेस कितना है, 8, तो 1 इंटू 8 की घात 3। ठीक है, 6 सैकड़ा क्या है, 6 है ना, 6 इंटू 8, बेस क्या है, 8, 8 की घात डेसिमल कितना, 2। ठीक है, इस तरह से आप गुना करेंगे, फिर उसका जोड़ कर लेंगे। जोड़ करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगा, हमारा दशमलव। ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति का सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, ऑक्टल का बाइनरी में परिवर्तन। क्या है अगला हमारे पास, ऑक्टल का बाइनरी में परिवर्तन। ऑक्टल का बाइनरी में परिवर्तन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑक्टल जो संख्या है, ऑक्टल संख्या को हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले प्रथम विधि में दशमलव में बदलते हैं। पहले दशमलव में बदलेंगे, जैसे कि अभी पिछले सॉल्यूशन में बदला है उदाहरण में, कि 7 की घात जैसे 0, 4 क्या है, 0 1 और 2, ये संख्यात्मक मान है, तो 2 है, 7 क्या है, 2 है ना, संख्यात्मक मान 7 का 2 है, तो इसका 7 इंटू 8 बेस है, बेस की घात 2। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद ये जोड़ लेंगे। उसके बाद जो ज्ञात हुआ है,
दशमलव संख्या पद्धति का अंक, उसको हम क्या करेंगे, बाइनरी में बदलेंगे। अब बाइनरी में बदलने के लिए उसका बेस कितना है, बाइनरी का बेस क्या है हमारे पास, बेस उसका है 2। ठीक है, बाइनरी का जो बेस है 2, 2 से भाग देंगे उस संख्या को, 2 से भाग देने पर हमारे पास जो संख्या है उसका भागफल 452 में भाग देंगे, तो 452 में भाग देने पर पहले शेषफल 0 बचा, फिर शेषफल 0 बचा, फिर 1 बचा, फिर 0 0 0 0, फिर 1 1, फिर 1। तो एमएसडी में हम लिखेंगे, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, एमएसडी से एलएसडी की ओर। तो एमएसडी से एलएसडी की ओर लिखने के लिए हमारे पास 1 1 1 1 1 1, फिर 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 0 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0। ये हो गया हमारा पास बाइनरी में कन्वर्ट। बाइनरी में कन्वर्ट, जैसे ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्टल को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से हम बाइनरी में कन्वर्टेड करेंगे। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, दूसरी विधि जो है हमारे पास संक्षिप्त विधि। ऑक्टल को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट विधि क्या करते हैं, डायरेक्ट विधि, जैसे 7 के लिए हमारे पास क्या है, 7 के लिए 1 है। ठीक है, 7 के लिए 1 है। 0 के लिए हमारे पास क्या है, 0 है। इसी तरह से 4 के लिए हमारे पास क्या है, 100 है। तो एमएसटी में सबसे पहला हम 7 को लेंगे, 7 का 1 7 का 1 फिर 0 0 का 0 0 का 0 और 4 का 100। इस तरह से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑक्टल संख्या का बाइनरी तुल्यांकन नंबर हमें याद रहना चाहिए। ऑक्टल संख्या का जो तीनों अंकों का बाइनरी तुल्यांक नंबर है, इस चार्ट को हमें याद रहना चाहिए। उससे क्या है, हमें भाग विधि नहीं करना पड़ेगी और इससे हमें बाइनरी अंक निकालने में आसानी होगी, इससे हमें सॉल्यूशन जल्दी होगा। ठीक है, इस तरह से सोल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं हमारे पास बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन कैसे करते हैं। बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन करने के लिए बाइनरी को दशमलव में बदलते हैं और दशमलव को भागशेष विधि द्वारा फिर से ऑक्टल में बदलते हैं। ठीक है, बाइनरी में जिस तरह से हम ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए डेसिमल की विधि से होकर गुजरे थे, उसी तरह से ऑक्टल से हम ऑक्टल में बदलने के लिए भी हमें क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए भी हम डेसिमल की विधि से होते हुए ऑक्टल में बदलेंगे। तो डेसिमल की विधि से देखो, प्रथम विधि क्या है हमारे पास, बाइनरी को दशमलव में बदलेंगे। बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए बाइनरी का जो बेस है वो 2 है, तो बेस को 2 को लेके हम बेस को लेके उसमें जो संख्यात्मक मान है उसकी घात को लेते हुए हम उसको भाग गुना करके जोड़ योगफल करके हम डेसिमल में बदलेंगे। डेसिमल में बदलने के बाद हम भाग विधि यानी ऑक्टल का एमएसडी जो बेस है वो 8 है, 8 के हिसाब से हम ऑक्टल के एमएस बेस 8 को फिर भाग विधि करके शेषफल के आधार पर हम एमएसडी को ज्ञात करके इस तरह से हम परिवर्तित करेंगे ऑक्टल में बाइनरी को। अब ऑक्टल में बाइनरी को ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने की संक्षिप्त विधि क्या है, संक्षिप्त विधि वही है जो अभी हमने चार्ट के थ्रू देखा था, जैसे कि 10 110। ठीक है, ये क्या हुआ, 26 26 का क्या है, 26 का हमारे पास जो तुल्यांकन नंबर है, तुल्यांकन नंबर से ही हम जल्दी याद कर सकते हैं। तुल्यांकन नंबर से जैसे 26 26 का 0 10। ठीक है, 26 2 का क्या है 0 10 और 6 का क्या है 110, मतलब 10 और 110। 0 को हम फर्स्ट डिजिट कोई तुल्यांक कोई मायने नहीं रहती, इसलिए अगर फर्स्ट डिजिट से पहले 1 होता, 0 से पहले अगर 1 होता तो मायने रहती, अन्यथा कोई मायने नहीं रहेगी। तो इसलिए 10 और 110 ये 26 का ऑक्टल नंबर है। इसको ऑक्टल नंबर को हम इसी इसी तुल्यांकन चार्ट के थ्रू याद रख सकते हैं और उससे आसानी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरी विधि जो इसके ऑक्टल की है, जो देखो यहाँ पर 10 110 बाइनरी 2। ठीक है, इस आधार पर हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब हेक्साडेसिमल क्या है हमारे उसमें, इसमें हेक्साडेसिमल में 16 मूल अंकों का प्रयोग किया जाता है। 16 मूल अंक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 तक अंक का और तथा ABCDEF 6 अल्फाबेटिकल वर्ड्स रहते हैं। और इसमें बाइनरी अंकों का परिवर्तन 4 बाइनरी समूह में किया जाता है। इससे डाटा स्थानांतरण की गति तेज हो जाती है। क्या होती है? डाटा स्थानांतरण की गति तेज हो जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल और बाइनरी और ऑक्टल चार्ट को याद रखेंगे। जीरो का क्या है, 0 0 0 सभी तीनों में, ठीक है। हेक्साडेसिमल में एक और डेसिमल में भी एक, लेकिन बाइनरी में क्या है, 0 0 1 हो जाएगा, जबकि ऑक्टल में 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हेक्साडेसिमल में 2 तो डेसिमल में भी 2, लेकिन बाइनरी में क्या होगा, 0 0 1 0, और ऑक्टल में भी 2। इस तरह से हम इस चार्ट को अच्छे से रट लेंगे, ताकि हमें ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन के लिए कोई दिक्कत ना है। उसके लिए हम इस चार्ट को अच्छे से रट लेंगे। आप चाहो तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, या फिर मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप इस चार्ट को रख सकते हो, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला पॉइंट है हेक्साडेसिमल का दशमलव में परिवर्तन। हेक्साडेसिमल का दशमलव में परिवर्तन, हेक्साडेसिमल को दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं? हेक्साडेसिमल को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हेक्साडेसिमल का जो बेस है हमारे पास, वो क्या है, 16 है, यानी 16 है। हेक्साडेसिमल का बेस है 16, तो हम बेस 16 को ही उससे गुना करेंगे, तो 124, तो 1 इंटू 16, यानी जो संख्यात्मक मान है वो 2 है 16 का। एक जो तीसरा नंबर है उससे संख्यात्मक मान 2 हुआ, तो 1 इंटू 16 की घात 2, फिर 2 का 16 इंटू 2 इंटू 16 की घात 1, और 4 इंटू 16 की घात 0। इस तरह से हम 16 की घात 2 होने पर 256, और 16 की घात 1 मतलब 16, 16 में 2 का गुना किया 32। इस तरह से हम इसमें दशमलव में कन्वर्टेड कर देंगे। अब दशमलव को दशमलव में कन्वर्टेड कर दिया, ठीक है। दशमलव में एक उदाहरण और आ गया, जैसे ABCDEF में से कोई सा भी आ गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल में ABCDEF यानी 6 डिजिट है, A B C और D और E और F है। तो अगर हेक्साडेसिमल का ये वाले अंक आ गए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 0 से 9 तक हेक्साडेसिमल है, ठीक है। 0 से 9 तक हेक्साडेसिमल है, तो जो A आया वो कौन से नंबर, 10 नंबर पे, B आया वो 11 नंबर पे, C आया वो 12 नंबर पे, D वो 13 नंबर पे, और E वो 14 नंबर, और F वो कौन से नंबर पे, 15 आया। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ABCDEF में से कोई सा भी नंबर आया, तो A कौन से नंबर पे, 15 नंबर पे है, तो यहाँ पर हम A को 15 नंबर, A कौन से नंबर पे, 10 नंबर पे, सॉरी गलती से बोल दिया गया, जो A है वो 10 नंबर पे है। अब A के बाद B कौन से, 11 पे है, तो C कौन से है, 12 पे, तो C जो है वो 12 नंबर पे लिया गया। C के बाद D 13 नंबर पे, F E 14 नंबर पे, F 15 नंबर पे। इसको हम रट लेंगे तो इससे हमें आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर ए का जो मान है उसको हम लिख कर, उसके थ्रू हम संख्यात्मक मान के थ्रू हम इसको प्लस कर लेंगे, और उससे हमारा डिजिट कन्वर्टेड हो जाएगा। यानी हेक्साडेसिमल में 1 AC बराबर 428 10 डेसिमल होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या होगा कि दशमलव का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन, दशमलव का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन कैसे करते हैं? दशमलव को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है, तो 16 को जो संख्या दी गई है उसे हम परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 431 है, उसमें 16 का भाग देंगे, तो जो शेष है उसको हम MSD से LSD ले लेंगे। MSD से LSD मतलब 1, फिर 10 है, 10 किसका है, 10 का मान क्या है, ए मतलब ए लिख देंगे। 15 किसका है, एफ का, तो ए एफ 1 ए एफ। इस तरह से हम
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे दशमलव को। दशमलव में हमारे लिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का सबसे थोड़ा सा कठिन है, तो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ, यानी ए बी सी डी ई एफ का मान हमें याद रखना जरूरी है। अगला क्या है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में परिवर्तन करने के लिए। बाइनरी में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में बदलेंगे। सबसे पहले हेक्साडेसिमल को दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव में बदलने के लिए हमने अभी पिछली विधि देखी है, तो दशमलव में यहाँ पर जो बदल लिया गया है, दशमलव में बदलने के बाद आगे हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलने के बाद उसे हम पुनः बाइनरी में बदलेंगे। तो दशमलव में बदलने के बाद बाइनरी में बदलने के बाद हम क्या, बाइनरी में बेस 2 होता है और बेस 2 के आधार पर हम भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल है उसको एमएसडी से एलएसडी यानी लास्ट से अंतिम से शुरुआत की ओर लेकर हम उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्टेड कर देंगे। संक्षिप्त विधि में देखा जाए, हमारे पास संक्षिप्त विधि में क्या है, हमारा जो चार्ट है उसके थ्रू हेक्साडेसिमल अंकों को 4 अंक की बाइनरी तुल्यांकन चार्ट से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं और उससे हमारे लिए आसानी से कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 12D, 12D मतलब 12D मतलब 0001 0010 और 1101, ये बाइनरी है। तो हम चार्ट के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ। 12D का मतलब होता है 12D। ठीक है, तो 12D के लिए हम एक का पहला सबसे लेंगे बाइनरी में 001। ठीक है, 2 का लेंगे हम 00010। फिर हमारे पास D है, D का क्या है 1101। ठीक है, इस तरह से हम लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास पहले 1 का 0001, फिर उसके बाद ये, उसके बाद इसको लिखते हुए क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ बाइनरी डिजिट 0001011101, यहाँ हो गया है हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट। मतलब ये तुल्यांकन चार्ट जो है उससे हमें प्रतिस्थापित करने में आसानी होगी, इसलिए आप तुल्यांकन चार्ट को अच्छे से रट लीजिएगा बाइनरी डिजिट और कन्वर्टेड के लिए। ठीक है, अगला क्या है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करने के लिए कैसे किया जाए। हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करने के लिए पहले बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे। बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए पहले हमने पढ़ लिया है, हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए दो, बाइनरी का जो बेस है उसको 2 के आधार पर हम बदलेंगे। फिर डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल का जो 10 है उसके आधार पर हम बदलेंगे। तो उससे हमारे लिए जो बाइनरी डेसिमल आ गया, उसके बाद हम हेक्सा डेसिमल का जो बेस है उसके आधार पर हम भाग दे देंगे और एमएसडी से एलएसडी कर लेंगे, उससे हमें आसानी से कन्वर्टेड हो जाएगा। दूसरी संक्षिप्त विधि तो हमने देख ही लिया है, तुल्यांकन विधि से। ठीक है, तुल्यांकन विधि से हम कर लेंगे। अब बाइनरी में, बाइनरी अंक गणित में क्या करते हैं हम, बाइनरी एडिशन यानी बाइनरी जोड़ सामान्य जोड़ की तरह होता है, पर इसमें निम्नलिखित जोड़ नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसमें जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है, बाइनरी अंकगणित में हम जोड़ कैसे करते हैं। जोड़ करने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं, बाइनरी जोड़ को भी हम क्या करते हैं, तुल्यांकन चार्ट के थ्रू ही करते हैं। जैसे 6 का हमारे पास क्या है 110। ठीक है, और 4 का हमारे पास 1101। तो उसी को हम 4 और 6 को 10, 10 को अब हम बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 का घात 10 है ना, इसको, ये डेसिमल है, डेसिमल को 10 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भाग विधि से करेंगे। और इसमें हम तुल्यांकन चार्ट से आसानी से इस डिजिट को प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि 10 का हमारे पास बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट जोड़ करना है, ठीक है, 6 और 4 का, तो हम बाइनरी डिजिट तुल्यांकन प्रारूप में जाएंगे। बाइनरी डिजिट में 10 का क्या है, 10 का हमारे पास क्या है 10 और 10। ठीक है, 6 और 4, हमारे पास जो जोड़ था वो 110 और क्या था 100। ठीक है, उसी में हमारे पास जो चार्ट बना वो क्या बना 10, 10 का मतलब 10 10। ठीक है,
इस तरह से हम तुल्यांकन प्रारूप से हमारे पास आसानी से सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब माइनस विधि, बाइनरी घटाव भी क्या है? बाइनरी घटाव भी एक ऐसी विधि है जैसे कि हमारे पास अभी तुल्यांकन प्रारूप के थ्रू हमने जोड़ देखा है। बाइनरी बाइनरी घटाव में जैसे एक माइनस एक जीरो हुआ, जीरो माइनस जीरो भी एक हुआ, एक माइनस जीरो भी जीरो हुआ। ठीक है, अब 101 किसका है? बाइनरी में दशमलव में किसका है? 101 5 का है। ठीक है, 10 किसका है? दशमलव में 3 का है। तो 10 और दो किस 10 कितना है? किसका है? 2 का है। तो 5 में से 2 गए तो 3, 3 का जो 10 बाइनरी डिजिट है वो क्या है? 001। इस तरह से हम तुल्यांकन प्रारूप से आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से जल्दी अति शीघ्र कर सकते हैं उसको सॉल्व। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास है रोचक तथ्य। क्या है रोचक तथ्य? अधिकांश कंप्यूटर गुणा या भाग करने के लिए बार बार जोड़ने या बार बार घटाने का सहारा लेते हैं। तो इसे गुणन या भाग का योगात्मक विधि यानी एडिक्टिव मेथड या मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है और इससे हार्डवेयर की बचत होती है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास तुल्यांकन प्रारूप की ही सहायता से हम कर सकते हैं। जैसे कि दो छः छः का क्या है? हमारे पास छः का जो मान है बाइनरी में 110 है और दो का जो है वो 10 है। ठीक है, 6 इंटू दो क्या हुआ? 12, 6 दूनी 12। अब 12 का हमारे पास बाइनरी गुना का उदाहरण है। जैसे 12 को हम भाग विधि से यानी डेसिमल विधि से करेंगे 2 से, तो 2 छंग 12 हासिल 0। इस तरह से हम इसको भाग विधि से करेंगे तो 1100 प्राप्त होगा। या फिर हम तुल्यांकन चार्ट से भी फटाफट 12 तक तो डिजिट कर ही सकते हैं। लगभग तुल्यांकन प्रारूप में हमारे पास 20 के आसपास तक डिजिट है। उस तरह से अब डिवीजन विधि क्या है? डिवीजन विधि भी हम तुल्यांकन प्रारूप या फिर भाग विधि से कर सकते हैं। यह साधारण भाग की तरह है लेकिन घटा करते समय बाइनरी नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, 0 भागित 1 मतलब 0 और 1 भागित 1 तो 1। ठीक है, इस प्रकार से इसे किया जाता है। क्या आप जानते हैं एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इसे आप याद रखिएगा, एक बाइट में कितना 8 बिट होते हैं। किसी बिट का मान 0 या 1 हो सकता है, किसी बिट का मान क्या हो सकता है? 0 या 1 हो सकता है। इस तरह एक बाइट से 2 0 है ना, 28 मतलब 256 कैरेक्टर निरूपित किया जा सकते हैं। एक बाइट में कितने कैरेक्टर नियमित किए जा सकते हैं? 2 की घात 8 मतलब 256 किया जा सकता है। अब बाइनरी मेमोरी क्या है? अगला हमारे पास है बाइनरी मेमोरी यानी बीट के बारे में हम पढ़ेंगे। बीट, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग क्या है? बीट है न बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के सबसे छोटा भाग क्या है? कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग क्या है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग क्या है, तो बाइनरी डिजिट। ठीक है, इसे 0 या 1 से निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, निरूपित या व्यक्त करते हैं और कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों या परिणामों को बाइनरी डिजिट या बीट में निरूपित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो बीट मेमोरी को ही प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। प्रदर्शित जो करती है वो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बीट है। ठीक है, किसी संख्या का 0 से विभाजन स्वीकार्य नहीं होता है। ऐसा करने पर कंप्यूटर शून्य से विभाजन की त्रुटि देता है। 0 से विभाजन स्वीकार्य नहीं होता है और ऐसा करने पर कंप्यूटर शून्य से विभाजन यानी डिवीजन बाय जीरो की एरर देता है। अब अगला क्या हमारे पास? निबल क्या होता है? निबल एक 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है और आधे बाइट के बराबर होता है। आधे बाइट के बराबर होता है। आप याद रखिएगा निबल किसे कहते हैं? तो 4 बाइट के समूह को निबल कहते हैं और ये आधे बाइट के बराबर होते हैं। बाइट क्या है? बाइट 8 बिट या 2 निबल के समूह को बाइट कहा जाता है। 8 बाइट या 2 निबल के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट किया जाता है। 2 निबल में कितने बिट होते हैं? 8 बाइट। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, यानी 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है। ठीक है, आधे बाइट के बराबर निबल होता है।
कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट अर्थात 1 बाइट की जरूरत पड़ती ही है। कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए 8 बिट मतलब 1 बाइट की जरूरत पड़ती है और खाली स्थान भी 1 बाइट जगह घेरता है। खाली स्थान भी क्या करता है? 1 बाइट तो जगह घेरता ही है। और कंप्यूटर मेमोरी के को बाइट में मापा जाता है और बाइट मेमोरी की वहाँ सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा किसी अंक, अक्षर या चिन्ह को निरूपित किया जाता है। एक बाइट द्वारा कुल 256 यानी 1 बाइट बराबर यानी 2 की घात 8 बराबर 256 अलग अलग कैरेक्टर निरूपित किया जा सकता है। 1 बाइट मतलब 2 की घात 8, 1 बाइट मतलब 2 की घात 8 मतलब 256 कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं। शब्द की लंबाई कितनी होती है? शब्द की लंबाई ठीक है। अगला है हमारे पास शब्द की लंबाई। कंप्यूटर शब्द की लंबाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भिन्न हो सकती है जबकि किसी एक कंप्यूटर के लिए निश्चित हो सकती है। तो कंप्यूटर शब्द की लंबाई कंप्यूटर के हार्डवेयर पर निर्भर करता है और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में शब्द की लंबाई 1 बिट से 64 बिट तक हो सकती है। विभिन्न कंप्यूटर की लंबाई कम से कम कितनी हो सकती है? 1 बिट से 64 बिट हो सकती है और सुपर कंप्यूटर शब्द लंबाई का प्रास 64 बिट हो सकता है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी का माप। कंप्यूटर मेमोरी का नाप इस चार्ट को आप याद रखेगा। कंप्यूटर मेमोरी का माप अति आवश्यक है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं और 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। एक निबल बराबर कितने? 4 बाइट होते हैं और 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं या 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है। 1 केबी बराबर 2 की घात 8 होता है। 2 की घात 10 बाइट होता है। 1 केबी बराबर क्या होता है? 2 की घात 10 होता है यानी 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट मतलब 10 की घात 3 है ना। 10 इंटू 10 इंटू हजार, हजार बाइट, हजार प्लस बाइट। ठीक है। 1 एमबी बराबर 2 की घात 10 किलो बाइट होता है। यहाँ 1024 किलो बाइट होता है। यहाँ 2 की घात 20 बाइट होता है। यहाँ 2 की घात 6 बाइट होता है। या 1024 इंटू 1024 बाइट होता है या फिर 1048,576 बाइट होता है। 1024 इंटू 1024 कितना बाइट हुआ? गुना करने पर 10,48,576 बाइट हो गया। मतलब 10 लाख बाइट के बराबर 1 एमबी होता है और 1 मिलियन बाइट बराबर। अब 1 जीबी क्या होता है? 2 की घात 10 मेगाबाइट। इस चार्ट को आप याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। 1 जीबी बराबर 2 की घात 10 एमबी, 2 की घात 10 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट। 1024 इंटू 1024 मेगाबाइट बराबर 2 की घात 10 किलो बाइट या 10 की घात 9 किलो बाइट यानी किलो बाइट 1048,576 किलो बाइट होती है 1 जीबी बराबर और 2 की घात 30 बाइट होती है। इस प्रकार से 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी बराबर कितनी? 10 की घात 24 जीबी। ठीक है। 24 जीबी या फिर 2 की घात 40 बाइट या 10 की घात 12 बाइट। पीबी क्या होता है? पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट यानी 2 की घात 50 बाइट या 10 की घात 15 बाइट होती है। एक ईबी। ईबी क्या होता है? सबसे कंप्यूटर की सबसे ज्यादा बड़ी स्टोरेज क्षमता जेडबी में होती है। ईबी में भी ईबी क्या होता है? 1024 पेटाबाइट के क्षमता के बराबर। जेडबी क्या होता है? 1024 एक्सबाइट के बराबर। इस प्रकार से आप इस मेमोरी चार्ट को याद रखिएगा। इस प्रकार से वाईबी वाईबी में क्षमता और भी ज्यादा होती है 1024 चेटा बाइट। ठीक है। इसको हम शॉर्ट में देखा जाए तो थोड़ा शॉर्ट में पहले की तुलना में तो 1024 बाइट बराबर 1 केबी, 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1024 टीबी बराबर 1 पीबी, 1024 पीबी बराबर 100 बीबी एबी, 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी और 1024 जेडबी बराबर 1 आईबी तक
कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता के लिए मेमोरी उपलब्ध है। ठीक है, तो आईबी तक, आईबी सबसे बड़ा, सबसे स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होता है आईबी में। ठीक है, 1 पेटाबाइट मेमोरी में स्टोर किए गए MP3 फॉर्मेट संगीत को सुनने में 2000 साल लगेंगे। 1 पेटाबाइट मेमोरी में अगर MP3 फॉर्मेट संगीत को डाला गया, उसमें अगर लोड स्टोर किया गया तो उसे 2000 साल लगेंगे सुनने में। और 2013 में वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का कुल मिलाकर 4 जेटाबाइट हो गया है। कितना? 4 जेटाबाइट। 2014 में वर्ल्ड वाइड पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का आकार 4 जेटाबाइट, मतलब बहुत ही ज्यादा, देखा जाए तो हजारों साल लग जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर कोड्स क्या है? कंप्यूटर में डाटा अक्षरों, विशेष चिन्ह, अंक में हो सकता है। यदि अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें संपूर्ण डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने की बजाय डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंकों को उसके 4 अंक के बाइनरी तुल्यांकन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इसे 4 बिट बीसीडी कोड कहा जाता है। और इससे तुल्यांकन चार्ट को आप याद जरूर रखिएगा। तुल्यांकन कार्ड चार्ट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कभी कभी बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्टेड के लिए आपको तुल्यांकन चार्ट की बहुत ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुल्यांकन चार्ट आप रट लीजिएगा। आगे क्या है? बुलियन अलजेब्रा का आविष्कार ब्रिटेन के गणितज्ञ ने किया, जॉर्ज बुले ने किया, और इन्हीं के नाम पर इसे बुलियन अलजेब्रा कहा गया। बुलियन अलजेब्रा का आविष्कार ब्रिटेन के गणितज्ञों ने किया। इसको ये, अब ASCII भाषा क्या है? अगली ASCII। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है जिसका प्रारंभ आंशी आंशी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा 1963 में किया गया। कब किया गया? जो सेकेंड पीढ़ी चल रही थी जब। ठीक है, सेकंड पीढ़ी के दौरान 1663 में किया गया, और इसमें एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट और तीव्र निरूपण के लिए हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट का प्रयोग किया गया और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का प्रयोग किया गया। और कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रयुक्त प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक विशेष ASCII कोड निर्धारित किया गया, और इसी से इसमें एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट का प्रयोग किया गया। ASCII में क्या किया गया? ASCII कब आई? 1963 में। 1963 में अमेरिकन की कंपनी, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 1963 में किया, और ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड यहाँ होता है, यूनिकोड कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने एक सार्वत्रिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग कोड निर्धारित हो, ताकि प्रत्येक भाषा में, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा सके। इसलिए यूनिकोड में यूनिकोड भाषा ऐसा है जो किसी भी कंप्यूटर में फॉन्ट साइज नहीं बदलेगी। भाषा का प्रोग्राम जो निर्धारित है, ठीक है, यूनिकोड, तो उसका उपयोग इसलिए किया जाता है, व्यवस्था की गई यूनिकोड की, एक लाख कैरेक्टर के निरूपण की क्षमता है, और यूनिकोड विश्व की सभी भाषाओं में प्रयुक्त अक्षरों और अंकों तथा चिन्ह के लिए एक विशेष कोड निर्धारित करता है। यूनिकोड का एक विशेष कोड निर्धारित करता है, जिससे किसी भी कंप्यूटर में उसका अक्षर चेंज ना हो। यूनिकोड में प्रयुक्त पहले 256 कैरेक्टर का निरूपण ASCII कोड के समान ही है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट में निरूपित किया जाता है, और यूनिकोड में 3 प्रकार की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है। कितनी? 3 लाई जाती है। ठीक है। यूनिकोड में 3 प्रकार की व्यवस्था प्रयोग में लाई गई है, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। UTF-8 में क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8, यानी फॉर्मेट में समस्त यूनिकोड अक्षरों को 1, 2, 3
1 2 3 या 4 बिट के कोड में बदला जाता है। जबकि 16 में क्या है, एक शब्द या 1 या 2 शब्दों को 16 बिट के कोड में बदला जाता है, वर्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट में बदल जाता, ठीक है। और इसमें कोड समस्त यानी दो समस्त अक्षरों को दो शब्दों यानी कि 32 बिट के यूनिकोड में बदला जाता है। इन्हें UTF-32 को 32 कोड में अक्षरों में बदला जाता, ठीक है। अगला क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में इंसर्ट सिंबल कमांड का प्रयोग किसी सिंबल या कैरेक्टर के लिए प्रयुक्त यूनिकोड देख सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में इंसर्ट सिंबल कमांड का प्रयोग कर किसी सिंबल या कैरेक्टर के लिए प्रयुक्त यूनिकोड को देख सकता है, ठीक है। इंसर्ट सिंबल को का कमांड यूज करके हम सिंबल या कैरेक्टर को यूनिकोड को देख सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा। और बुलियन अलजेब्रा क्या है, बुलियन अलजेब्रा जो है बाइनरी संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले गणित जिसमें दो चर यानी दो वेरिएबल 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है और बुलियन अलजेब्रा कहलाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में प्रयुक्त लॉजिक सर्किट के को सरल बनाने के लिए किया जाता है। इस बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग क्यों किया जाता है, लॉजिक सर्किट को सरल बनाने के लिए। अब लॉजिक गेट क्या है, अगला हमारे पास लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट वहाँ है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या है, सर्किट है जो एक या अधिक इनपुट लेकर मानक आउटपुट देता है और कंप्यूटर में सभी परिपथों का निर्माण लॉजिक गेट से ही किया जाता है। सभी परिपथ का निर्माण क्या लॉजिक गेट से किया जाता है और कंप्यूटर में स्थित बाइनरी डाटा को लॉजिक गेट की सहायता से ही प्रोसेस किया जाता है। और किसी लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल यह बताता है कि कम इनपुट की विभिन्न संभावनाओं के लिए लॉजिक गेट का आउटपुट क्या होगा। प्रत्येक लॉजिक गेट को एक विशेष सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे एंड और नॉट गेट बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट क्या है, एंड और नॉट, ठीक है। अन्य लॉजिक गेट जैसे नॉन, नॉर, अक्षर, एक्शनर, ये लॉजिक गेट है जिसमें बाइनरी गेट डाटा को लॉजिक गेट की सहायता से प्रोसेस किया जाता है और किसी भी गेट को ट्रूथ यहाँ बताता है, ठीक है। अब अगला क्या है, और गेट। और गेट का प्रयोग बुलियन जोड़ के लिए किया जाता है, इसमें लॉजिकल एडिशन के लिए किया जाता है और इसमें एडिशन निरूपित किया जाता है प्लस चिन्ह या और ऑपरेटर द्वारा निरूपित किया जाता है और इसमें इनपुट 1 होने पर आउटपुट 1 होता है और इनपुट आउटपुट 0 तभी होता है जब सभी इनपुट 0 हो। आउटपुट 0 तभी होता है, और गेट में आउटपुट 0 तभी होता है जब सभी इनपुट क्या है, 0 हो, लेकिन आउटपुट इनपुट 1 होने पर आउटपुट भी 1 ही प्राप्त होगा। ये और गेट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समानांतर हो जुड़े हो दो या दो से अधिक स्विच की तरह होता है। कोई भी स्विच ऑन यानी 1 होने पर आउटपुट सिग्नल प्राप्त करता है। नेंड और नोर गेट यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक यानी यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं और क्योंकि ये किसी भी प्रकार के कंप्यूटर परिपथ का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, निर्माण में सक्षम होते हैं। कौन से, नेंड और नोर किसी भी कंप्यूटर में निर्माण करने के परिपथ में निर्माण सक्षम होते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, और गेट का प्रयोग क्या है, जैसे 0 0 हो तो उसका आउटपुट ही 0 प्राप्त होगा, लेकिन 0 और 1 हो तो आउटपुट क्या होगा, 1। 1 और 0 हो तो भी आउटपुट क्या हो गया, 1। 1 और 1 तो भी आउटपुट 1 होगा, ट्रूथ ऑफ और गेट में, ठीक है। एंड गेट क्या है, एंड गेट हमारे पास जो है, एंड गेट कमांड क्या है, एंड गेट का प्रयोग हम बुलियन गुणा के लिए किया जाता है और इसमें आउटपुट 1 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 हो, ठीक है। आउटपुट 1 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 हो। इसमें इनपुट 0 होने पर आउटपुट भी 0 ही प्राप्त होगा। इसे सीरीज में लगे दो या अधिक स्विच की तरह समझा जा सकता है, जैसे लॉजिक गुणा यानी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है और इसे निरूपित करने के लिए गुणा से यानी एंड ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। जैसे कि एंड गेट सिंबल क्या है, एंड गेट के लिए हमारे पास अगर 0 इनपुट दिया है तो 0 इनपुट दिया है दोनों ने, तो आउटपुट भी 0 ही होगा। 0 और 1 दिया तब भी आउटपुट 0 होगा। आउटपुट अगर इनपुट में अगर 0 शामिल है मतलब आउटपुट 0 ही रहेगा, लेकिन इनपुट में अगर 1 शामिल है सभी में, सभी यहाँ
सभी में 1 शामिल है, मतलब आउटपुट एक ही मिलेगा। ओके, अगला हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट क्या है? नॉट गेट में हमारे पास है इनपुट के विपरीत आउटपुट देता है, यानी इनपुट 1 होने पर आउटपुट क्या 0 और 0 इनपुट होने पर आउटपुट क्या देगा? 1 देगा। इन्वर्टेड या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट गेट को इन्वर्टर, नॉट गेट को क्या कहते हैं? इन्वर्टेड या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन भी कहते हैं। वैसे जीरो इसे निरूपित करने के लिए माइनस यानी नोट का ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, नोट का ऑपरेटर प्रयोग किया जाता है। जैसे इनपुट अगर 0 दिया है तो आउटपुट 1 देगा, और इनपुट अगर 1 दिया गया है तो आउटपुट क्या 0 दिया जाएगा। इसको इन्वर्टेड या कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है नोट गेट का, नोट गेट सिंबल, ठीक है, इस तरह। अगला क्या हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट क्या प्रयोग करता है? नैंड गेट हमारा जो है, नैंड गेट एक है, नैंड गेट एक पूरक एंड गेट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड गेट है। एंड गेट के विपरीत परिणाम देता है। एंड गेट के साथ जुड़े नॉट गेट यानी नॉट एंड और नॉट की तरह कार्य करता है, और इसमें किसी भी इनपुट के शून्य होने पर आउटपुट 1 देता है। किसी भी इनपुट के शून्य होने पर आउटपुट क्या देता है? 1। और आउटपुट शून्य तभी होता है जब इनपुट 1 हो। सभी इनपुट क्या हो? सभी इनपुट गेट क्या हो? 1 हो, तभी आउटपुट क्या शून्य देगा। नेन ऑपरेशन को ऊपर की साइन से अप साइन से दर्शाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम नेन को इस्तेमाल करते हैं। नेन जैसे इनपुट अगर 0 0 दिया तो वहां पर 1, और अगर इनपुट में अगर वहां पर 1 शामिल हुआ, 1 1 तो भी 0 देगा, लेकिन 1 1 रहेगा तब वहाँ आउटपुट 0 देगा, लेकिन 0 0 1 या 0 1 या 0 1 0 रहेगा तो आउटपुट हमेशा 1 देगा, ठीक है। ये नेम का है। अब नोर, नोर गेट क्या करता है? नोर गेट भी इसी तरह कार्य करता है। नोर गेट है जो, यहाँ पूरक गेट है, कॉम्प्लीमेंट्री क्यूआर कोड है जो और गेट के विपरीत परिणाम देता है, जैसे कि नोट की तरह कार्य करता है, और आउटपुट 1 तभी देता है जब इनपुट 0 हो, और इनपुट 1 होने पर आउटपुट हमेशा 0 देता है, जो नोर गेट का कार्य करता है। नोर गेट का चार्ट हम देख लेते हैं। नोट क्या होता है? जैसे कि इनपुट अगर 0 0 दिया तो आउटपुट हमेशा 1 देगा, लेकिन अगर इनपुट में 1 शामिल हो गया, 1 या जो भी है, 1 2 कुछ भी शामिल हो गया, मतलब वहाँ आउटपुट में 0 ही देगा। ये गेट है नोर गेट का। ट्रूथ टेबल और नोर गेट का यही कार्य है। अब अगले में हम देख लेते हैं गेट का क्रिया, ठीक है। गेट क्या है? ट्रूथ टेबल ऑफ नोर गेट। गेट का क्रिया और मतलब जोड़, इन कोई भी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 1 होता है, और आउटपुट 0 होता है। 0 तभी होता है जब सभी इनपुट 0 होता है। इस टेबल को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ये एंड गेट का प्रयोग भी नोट गेट का, नैंड गेट और नोर गेट का, सभी गेट के बारे में अच्छे से इसी चार्ट से हम, इसी टेबल से हम समझ जाएंगे, और इसी टेबल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एंड गेट में क्या है? सभी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 1 ही होता है। जैसे नोट में क्या है? एक इनपुट होने पर आउटपुट 0 रहेगा, और इनपुट 0 होने पर आउटपुट क्या रहेगा? 1 रहेगा। नैंड गेट में क्या है? नैंड में एंड और नोट गेट सेम होता है। जैसे सभी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 रहेगा, लेकिन किसी भी इनपुट के शून्य होने पर आउटपुट 1 रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। किसी भी इनपुट में शून्य होने पर आउटपुट क्या रहेगा? 1 रहेगा। उसी तरह इसका विपरीत ये क्या है? नोर है ना। और नोट गेट में क्या होता है? कोई भी इनपुट अगर 1 हुआ तो हमेशा 0 आउटपुट रहेगा, और सभी इनपुट अगर 0 हुए तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर के अध्याय सभी लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, या लेक्चर आपको ये पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।